Dear students, good morning to you all. This is Aditya Ranjan presenting today's biology class, which is organized for standard 9th, and we are going today to explain the remaining parts of epithelial tissues, which is the first part of एनिमल टिश्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने एनिमल टिश्यू की चर्चा की थी। एनिमल टिश्यू की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को मालूम है कि एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। सारे के सारे एनिमल टिश्यूज या एनिमल की जो भी फंक्शंस हैं या टिश्यू लेवल की, वो सब 4 प्रकार में ही समाहित होती है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब इन चारों के भी डिफरेंट प्रकार होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू की पढ़ाई हमने की, तो उसमें हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? तो उसमें पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यूज आर आल्सो 4 टाइप्स। नंबर 1 स्क्वैमस एपिथेलियम और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, उसकी चर्चा की। देयर आफ्टर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, उसकी चर्चा की। एंड नाउ द रिमेनिंग 2 आर कॉल्यूमनर एपिथेलियम एंड द लास्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कॉल्यूमनर एपिथेलियम और कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू एंड द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। तो लेट्स बिगिन, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पिक्चोरियल एनालिसिस। पिक्चर के माध्यम से, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के माध्यम से अगर आप फिगर को समझ जाते हैं, अगर आप अपीयरेंस या प्रेजेंस को समझ जाते हैं, तो आधा काम आसान हो जाता है, नहीं? हाँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑलरेडी divided or subdivided our study or descriptive analytical study of these tissues in 4-5 kinds. Number 1, the complete structural analysis, कि structure कैसा होता है, क्या क्या बोलता है। Second one, कि based on this structure, its existence, what are the significances, क्या क्या चारित्रिक विशेषताएं हैं। Third one, where does it found? Where is it found in our body? हमारे शरीर में कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट। 3 हो गए। Thereafter, if is there any specific function, इसका कोई विशेष कार्य है, because if such kind of tissue or any kind of tissue is organized, we all know tissue has been organized only to perform any specific function. So अगर टिश्यू बना है तो कोई ना कोई काम तो इसका होगा ही, स्पेसिफिक फंक्शन। तो फंक्शन वाला सेक्शन, तो ये अमूमन 3-4 हिस्से हैं जिनमें हम लोग एक कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल स्टडी करते हैं। तो आइए कॉल्यूमनर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसकी स्टडी करते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है कि ये क्या है, ये कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू है। मतलब कॉलम वाइज इसमें कोई एक प्रकार का कॉलम होगा जो कि सिलिएटेड, यानी कि सिलिया से एडजॉइंट कंडीशन में होगा। ठीक है, तो आइए इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। Based on its name, which is existed just because of its appearance or existence or structure in nature, क्या है? एक लॉन्ग कॉल्यूमनर सेल आप देख रहे हैं। अगर हम इन सबको बंद कर दें, किसी एक यूनिटी लेवल पे देखें, तो दिस इज नथिंग बट जस्ट लाइक दिस लॉन्ग कॉल्यूमनर सेल, ओवर वेयर a nucleus is also found in a long columnar elongated condition, and the last one is the basement membrane। तो वही है 3
कॉलम साइज का, कॉलम टाइप का लंबा सा सेल है, जिसमें जो न्यूक्लियस है वो भी बेसल यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के बेसिक न्यूक्लियस हैं, बेस पे हैं, लेकिन कैसे हैं? इलोंगेटेड है, यानी कि लंबे, लंबराए हुए हैं, है ना, स्ट्रेच्ड है, ठीक है। और जो नीचे का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो व्हाट आर द components of such kind of tissue? So there are three main components. Number one is the column wise, complete column wise cellular structure, elongated basement nucleus, and basement membrane is also found. Such kind of three things are found. Fine. तो ये तो हो गया हमारा क्या स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्यूबोइडल ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू का, बिकॉज द कॉलम टाइप शेप्ड स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ऑफ द सेल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल टू मेक सच काइंड ऑफ टिश्यू. दैट्स व्हाई सच काइंड्स ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू. फाइन. अब इसमें सिलियरी प्रोजेक्शन होता है, ये सीलिया को भी आपस में प्रोजेक्ट करके अपने में ऑक्यूपाई करके रखते हैं, उनका काम करने में मदद करता है सीलिया. तो इस कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू को सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू भी कहा जाता है. वो हम आगे पढ़ेंगे अभी जस्ट इसी में. फाइन. तो चलिए, ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस. फर्स्ट वर्क इज डन, पहला काम हो गया. नाउ सेकंड, आखिर इस चित्र से, आखिर इस फिगर से, इस पिक्चर से क्या क्या सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज मिलती हैं, विशेष प्रकार की चारित्रिक विशेषताएं हमें क्या क्या मिलती हैं इसको सीखने के लिए, पढ़ने के लिए. तो इट इज लिस्टेड ओवर हियर. नंबर वन, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. आप लोग अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में भी ऐसे ही होता है, थ्योरी में भी ऐसे ही होता है. किसी भी कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गन और ह्यूमन बॉडी और किसी को भी अगर आप स्ट्रक्चरली एनालाइज करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, तो एक कंपैरेटिव फॉर्म में प्रेजेंस, फंक्शन, सिग्निफिकेंसेस, आइडेंटिफिकेशन, एग्जाम्पल्स, अपीयरेंस, एग्जिस्टेंस, इन शेप, साइज, बॉडी डिजाइन, इन सब के हिसाब से आप इनको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं. फाइन. तो पहला है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. ऑब्वियसली आई हैव डिस्कस्ड व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस पिक्चर. तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, ये इस तरीके का सबसे लास्ट में, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज फाउंड. अब तो ये सेल्स हैं, ये जो टिश्यू हैं, ये किस तरीके के हैं? कॉलमनर है, यानी कि पिलर लाइक है. पिलर, बड़े बड़े स्तंभ के रूप में खड़े हैं, है ना, पिलर के रूप में. तो चूंकि ये पिलर शेप्ड होते हैं इसलिए इनको कॉलमनर कहा जाता है. पहले ही बता दिया. इलोंगेटेड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. नॉर्मली देखो एक चीज, हम पहले कहते थे न्यूक्लियस इज फाउंड, ऐसा राउंड राउंड स्टॉप टाइप का. कॉलमनर है, सारा का सारा कॉलम टाइप में है, पिलर टाइप में है. तो ये जो नॉर्मल एग्जिस्टेंस होगी न्यूक्लियस की, ये एलोंगेटेड हो जाएगा, यानी कि ये भी थोड़ा सा पिलर प्रोजेक्शन में आ जाएगा, यानी थोड़ा सा इसमें स्ट्रेचिंग मूवमेंट आ जाएगी, खिंचाव आ जाएगा. दिस इज दिस काइंड ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है. कहाँ? एट द बेस ऑफ सेल, बीच में नहीं है. नॉर्मली बीच में होता है, इन द मिडिल. ये बेस में है, इसलिए इसको बेसल न्यूक्लियस कहा जाता है. ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको समझना जरूरी है. एनीथिंग इट इज प्रेजेंट इफ एट द बेस पॉइंट, बॉटम पॉइंट, सो इट इज कॉल्ड बेसल, है ना. तो द न्यूक्लियस इज elongated and basal, यहाँ पे लिखा हुआ था. तो why it is called basal? Because it is found in the basement or at the base position, bottom point of this columnar epithelial tissue. चलिए, cells are more in length and less in width, so they appear pillar shaped in vertical section.
अब भाई ये पिलर शेप में क्यों दिखता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू ऑब्जर्व इट इन द फॉर्म ऑफ पिलर प्रोजेक्शन? तो लंबाई जब बढ़ जाए और चौड़ाई रिड्यूस हो जाए, बहुत ज्यादा लंबाई बढ़ जाए और चौड़ाई बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाए, तो एक स्ट्रेच्ड पिलर लाइक कंडीशन आ जाती है। तो सिंस द स्ट्रक्चर ऑफ दिस columnar epithelial tissue is governed by more in length and less in width, so it seems like pillar, or you can say column shape. So it is columnar epithelium. Fine. और इस तरह से ये कहाँ, तो वर्टिकल सेक्शन में पाया जाता है। लंबाई अत्यधिक, चौड़ाई अत्यल्प होने के कारण ये जो हमारा कॉलमनर शेप्ड एपिथेलियल है वो एक कॉलम या यू कैन से कि पिलर लाइक प्रोजेक्शन में आ जाता है और वर्टिकल सेक्शन में प्रेजेंट होता है, सीम्स होता है, हमें दिखता है, एग्जिस्ट होता है। फाइन। सो दिस इज द कंप्लीट सिग्निफिकेंस और सिग्निफिकेंट प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स which is found in the pictorial analysis। अब आप कहेंगे कि अगर स्ट्रक्चर में आपने समझा ही दिया तो सिग्निफिकेंस लिखने की क्या जरूरत है? बिकॉज इन रिटन टर्म इफ यू आर ड्रॉइंग एनीथिंग, so in drawing you have just drawn the picture and labeling, you have well labeled it, but what is the scene or what is the presence and existence and function of that labeling and that position of this figure? It is being analyzed in a well maintained scientific way which is called significances, or you can say the significant characteristic properties। तो जो पिक्चर में दिखता है, डायग्राम में जो नजर आता है, उसी को लिखना भी होता है, उसकी एनालिसिस करनी होती है, जस्ट टू शोइंग ऑफ योर enhanced knowledge। That's why ये लिखना जरूरी होता है। फाइन, चलिए, तो दो सेक्शंस ओवर हो गए। नाउ थर्ड सेक्शन इज व्हाट आर द एग्जांपल्स, वेयर आर दीज टाइप ऑफ columnar shaped or columnar epithelial tissue found in our body। कहां कहां पाए जाते हैं, है ना? जरा उनकी एक लिस्ट देख ले। कैसे? तो टॉल कॉलमनर यानी कि टॉल पिलर लाइक सेल्स के रूप में पाए जाते हैं। लंबे पिलर या कॉलम लाइक शेप में वर्टिकल सेक्शन में पाए जाएंगे। फाइन, ये तो हुआ। बट कहां कहां? तो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, हमारे जो इंटेस्टाइन होते हैं, आइदर लॉन्ग इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, उनकी इंटरनल इनर लाइनिंग में ये पाए जाएंगे, जहां विली वगैरह पाए जाते हैं या विलाई वगैरह पाए जाते हैं। फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक, हमारा जो इंटरनल रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसमें उसके इनर लाइनिंग में पाए जाएंगे। तो एक चीज यहां पे आपको मैं बता दूं कि इंटेस्टाइन के इंटरनल लाइनिंग में जो ये पाए जाते हैं, सिंस ओवर देयर विलाई इज प्रेजेंट, तो उनके माध्यम से ये क्या होता है, पुश एंड मूवमेंट ऑफ द डाइजेस्टेड फूड को करने में मदद करते हैं। फाइन। जस्ट उसी तरह रेस्पिरेशन के टाइम पे या रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी जो है ये इनर लाइनिंग में पाए जाते हैं। किसके साथ? सीलिया के साथ। अब ये सीलिया एक फिंगर लाइक अनदर प्रोजेक्शन होता है जो इस पिलर लाइक प्रोजेक्शन को मूव कराता है। काहे मूव कराता है? तो ये इसकी मूवमेंट कराता है आउटसाइड ऑफ द, कहां? म्यूकस मेम्ब्रेन तक ले जाने का काम करता है, म्यूकस तक ले जाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि इनको रिमूव करे और सीलिया खुद प्रेजेंट हो जाए। फाइन। तो चूंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक में कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू सीलिया के साथ सीलियरी प्रोटेक्शन को दर्शाता है, उसके फंक्शन को गवर्न करने में मदद करता है, इसलिए उस कंडीशन में इसको सीलिएटेड
एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। तो अब ये सीलिया क्या है तो पता ही है, जस्ट लाइक दिस सीलिया का स्ट्रक्चर होता है स्प्रिंग लाइक या स्पाइरल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है फाउंड एट द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के सबसे बाहरी किनारे पे पाया जाता है और ये इजीली मूवेबल होता है ना, सराउंडिंग में पूरे बॉडी पे मतलब पूरे सरफेस पे इजीली मूवेबल होता है सीलिया। और ये क्या करता है, ये आपके कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू को पुश करता है और उसकी जगह खुद लेता है, उसको हटाता है, ठीक है। सो दिस इज द होल थिंग रिलेटेड टू सीलिया विच इज कंबाइंड विद द कॉलमनर टिश्यू। और इसलिए क्योंकि उनके साथ फाइनल प्रोजेक्शन में होते हैं तो चूंकि सीलिया का फंक्शन गवर्न करता है ना, तो इट सीम्स कि ये इसको पुश करता है, आगे बढ़ाता है सीलिया के हिसाब से। दैट्स व्हाई दिस कॉलमनर टिश्यू और ये कॉलमनर टिश्यू जो है वो सीलियरी और सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू भी कहा जाता है। तो दिस इज the things by which we have analyzed our three sections: the pictorial analysis, the significant characteristic properties, as well as the examples over where such kind of tissue, that is the columnar or you can say ciliated epithelial tissue is found. Fine. अब इसका main function क्या है? What is the proper function to which such kind of tissue is governed, है ना? तो आइए फंक्शन को देखते हैं। It helps in absorption and secretion. मेन काम क्या है कॉलमनर टिश्यू का? एब्जॉर्प्शन करता है और सिक्रीशन करता है। तो आपने रेस्पिरेशन पढ़ा है, स्टैंडर्ड 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। तो एग्जाम्पल में आ गया बाइल डक्ट और लिवर। आपको मालूम है कि फूड जब ऑइसोफेगस यानी फूड पाइप के माध्यम से सबसे पहले पैनक्रियाज में आता है ना, फर्स्ट फेज ऑफ डाइजेशन गवर्न करने के लिए, जहाँ की ये स्टमक में आता है, जहाँ की पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस निकलते हैं सबसे पहला, फिर वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के बाद आगे बढ़ता है और तब पहुंचता है कि लिवर में, और वहां पे बाइल डक्ट होते हैं जिससे कि बाइल जूस का सिक्रीशन होता है। ये लिवर आपका फाइनल फेज ऑफ डाइजेशन प्ले करता है, जहां की बाइल जूस का सिक्रीशन होता है बाइल डक्ट से, और तो सिक्रीशन का काम हो गया बाइल डक्ट का। और फाइनली और ये लिवर का जो बाइल डक्ट होता है उसमें पूरा का पूरा बाइल जूस भरा होता है जो कि आगे गॉल ब्लैडर से अटैच होता है। तो एट द टाइम ऑफ डाइजेशन इन लिवर ये पूरा का पूरा बाइल डक्ट अपने अंदर का बाइल जूस सिक्रीट कर देता है। उसके बाद जब फाइनल फेज ऑफ डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, फिनिश हो जाता है, देन क्या होता है कि एनर्जी यानी वेस्ट मटेरियल का लिबरेशन होता है और उस एनर्जी को इसी लिवर में एब्जॉर्ब किया जाता है। फाइन। तो लिवर का ही पार्ट है आपका बाइल डक्ट, जो कि डाइजेशन के केस में बाइल डक्ट क्या करता है, सिक्रीशन करता है किस चीज का, बाइल जूस का, फॉर द फाइनल डाइजेशन। और आफ्टर द फाइनल डाइजेशन जो एनर्जी लिबरेट होती है उसको लिवर फाइनली एब्जॉर्ब कर लेता है ना, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन पे एब्जॉर्ब होता है लास्ट वाले पॉइंट पे, है ना। तो ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन वाला फंक्शन कि the columnar epithelial tissue helps in or functions as the absorption and secretion of the material. Fine. अब दूसरा है कि it facilitates movement across the epithelial barrier. पहला तो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम किया, एक ही जगह पे कोई विशेष तरीके से किसी चीज का, किसी एंजाइम का या किसी मटेरियल का एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन करेगा, देयर आफ्टर जो चीज लिबरेट होगी, बनेगी, उसको एब्जॉर्ब करेगा या करवाने में मदद करेगा।
just because of columnar epithelial और ciliated epithelial tissue। दूसरा, epithelial tissue के बीच के जो बैरियर होते हैं, यानी कि जो दीवारें होती हैं, उनके अक्रॉस मूवमेंट को मदद करता है। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू में आपने स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, ये 3 पढ़े ना अभी तक। तो बाकी के जितने हैं, अगर स्क्वैमस और क्यूबॉइडल ले लिया जाए तो इन दोनों एपिथेलियल टिश्यूज के बीच में जो बैरियर है, एक दीवार है, एक सेपरेशन है, उनके अक्रॉस मटेरियल की मूवमेंट या ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। फाइन। हाँ, तो इस तरीके से आपका कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम या कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की स्टडी समाप्त होती है। अब बच गया एक और लास्ट वाला पोर्शन, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, thereafter cuboidal epithelium, and just now today the columnar epithelium. This is the last one, stratified epithelium. इसको समझने की चीज है, अगर ये 3 पढ़ लिया, यानी कि स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर की स्टडी कर ली, तो मतलब स्ट्रेटिफाइड भी आपने पढ़ लिया। क्यों? आइए जानते हैं। Since they are arranged in a pattern of different layers, so they are called stratified. स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कुछ विशेष नहीं होता है। जो हमने 3 तरह के एपिथेलियल टिश्यूज पढ़े हैं, उन्हीं की डिफरेंट लेयर को फॉर्म करके एक नया काइंड ऑफ टिश्यू एक जनरेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसको स्ट्रेटिफाइड करते हैं। सपोज करिए एक जगह पे सारा का सारा कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की लेयर बन गई है, तो वो कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा। कहीं पे अगर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की एक लेयर बन गई है, तो वो स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा। कहीं पे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की एक कंप्लीट लेयर तैयार हो गई है, तो वो क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड टिश्यू हो जाएगा। फिर Their properties are based on the layer based formation existence। अब जिस तरह की इनकी लेयर बनेगी, वो लेयर जिस टिश्यू की होगी, उसी के हिसाब की इसकी प्रॉपर्टी होगी। भले एक लेयर्ड फॉर्म में क्यूबॉइडल टिश्यू या कॉलमनर टिश्यू या स्क्वैमस टिश्यू आ गया है कंप्लीट लेयर में, लेकिन वो फाइनली है क्या? वो तो अपना काइंड ऑफ टिश्यू ही है ना, चाहे वो कॉलमनर हो, चाहे क्यूबॉइडल हो, चाहे स्क्वैमस हो। एक लेयर फॉर्म किया है, जिसके कारण उसको स्ट्रेटिफाइड के रूप में बोलते हैं। तो जो अर्लियर प्रीवियस फंक्शंस या प्रोजेक्शंस या सिग्निफिकेंसेस थी, वही उनके सिग्निफिकेंसेस होंगे, कोई एक्स्ट्रा स्टडी की जरूरत नहीं है। अब बेस्ड ऑन द डिफरेंट लेयर टाइप्स, अब चूंकि ये डिफरेंट लेयर्स के टाइप्स के होते हैं, तो पहले ही बताया आपको कि लेयर फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड। किसी एक काइंड ऑफ टिश्यू की पूरी लेयर फॉर्म हो जाए, एक ऐसा संसार वर्ल्ड क्रिएट हो जाए जहां की सिर्फ और सिर्फ एक कंप्लीट लेयर ऑफ एनी काइंड ऑफ टिश्यू, दैट मोमेंट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड कंडीशन और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम नाम है बस। तो इस तरीके से सिंपल स्क्वैमस की एक कंप्लीट लेयर अगर बन जाए, तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज सिंपल स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम हो जाएगी। अगर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की एक कंप्लीट लेयर फॉर्म हो जाए, तो वो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगी या स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगी। यदि इन सब के अलावे क्यूबॉइडल टिश्यू की एक कंप्लीट लेयर फॉर्म हो जाए, तो वो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल टिश्यू हो जाएगी, है ना। तो बाय दिस आवर एपिथेलियल टिश्यू एंड इट्स टाइप्स, the first type of tissue of animal tissue, that is epithelial tissue, with its 4 different types, which are squamous, stratified, cuboidal and columnar, is being studied or has been studied or has studied just now। तो आज हमने एनिमल टिश्यू के एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम और उनके विभिन्न टाइप्स की पूरी कंप्लीट कंपैरेटिव स्टडी कर ली। सो बाय दिस टुडेज क्लास इज बीइंग ओवर राइट नाउ। अगली क्लास में
अगले टाइप की चर्चा करेंगे। सो थैंक यू।